हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो यदि आप लोग एमपीपीएससी या एमपी फॉरेस्ट एमपीपीएससी एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं या व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट सिविल सेवा की हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, तो भी यह हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सिलेबस है वो आपके लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ यह यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको मदद करेगा। तो इसलिए आप लोग इस कोर्स को जरूर कीजिए। सभी लेक्चर्स को क्रम में सही तरीके से आपके सामने संपूर्ण सिलेबस लाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता है हमें करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको हम बता देते हैं कि एमपी पीसीएस जो एडमा क्लासेस जो तो एमपी पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम में रोजाना क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित जीके, भूगोल, यहाँ का इतिहास, जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर से सामान्य ज्ञान है वो आपको सुबह 8 बजे मिलता है। तो आप लोग सुबह 8 बजे जरूर करिए। देशांत सर आपको क्लास कराते हैं। साथ ही साथ सुबह 9 बजे भूगोल की क्लास चलती है, जिसमें आप लोग मैप्स और ट्रिक्स के माध्यम से काफ़ी अच्छे से भूगोल को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको याद करने की तरकीबें बताई जाती हैं। तो भूगोल का क्लास आप लोग 9 बजे करिए। फिर 10 बजे से हमारी क्लास चलती है राज्य व्यवस्था की, जिसको आप लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ शाम को एप्टीट्यूड की क्लास चलती है 3 बजे से। एप्टीट्यूड की क्लास भी करना आवश्यक है, क्योंकि जीएस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको रीजनिंग और मैथ थोड़ा बहुत आना आवश्यक है। तो इसलिए एप्टीट्यूड की क्लास भी आप लोग करिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में राज्य के नेतृत्व निषेध तत्व का भाग 1 पढ़ा था और आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग राज्य के नेतृत्व निषेध सिद्धांत का भाग 2 पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से क्या मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के बारे में बात करता है, और यह है हमारा राज्य का नीति निषेध सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 51 से लेके 36 से लेके 51 तक है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, यानी कि इनको यदि इनका लागू नहीं किया जाता है तो आप इसके लिए न्यायालय में लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते। ये राज्यों के लिए दिशा निर्देश बनाए गए थे कि जो राज्य जो होते इन बातों को ध्यान में रखकर अपना प्रशासन चलाएगा। कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो इन आधारों पर बनाएगा। इसलिए इस आधार पर इनको लागू करने के लिए राज्य ने, भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, जिनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आगे। ये भी मैंने बताया था कि राज्य के नए सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आइए शुरू। तो सबसे पहले 36 में जो है तो आर्टिकल 36 में हमने राज्य की डिफिनीशन को जाना था कि वह राज्य की डिफिनीशन वही होगी जब भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में दिया हुआ था राज्य की डिफिनीशन। तो आप लोग संविधान का आर्टिकल 12 देखेंगे, वहाँ राज्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। राज्य यानी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली समस्त भारत सरकार, राज्य सरकार या समस्त जितने भी इनके संस्थान हैं सरकारी, या जिनको राज्य जो तो वित्त पोषित करता है या राज्य जिसका संचालन करता है, वो सभी राज्य के डिफिनीशन में अंतर आएंगे। जैसे यदि कंपनी की बात की जाए, ओएनजीसी है या रेलवे हो या पंचायत हो, नगर पालिका हो, कोई सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जो राज्य की सहायता से चलता है, न्यायपालिका, ये सारे संस्थान राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग आर्टिकल 12 जब हमारा देखेंगे तो वहां पर हमने इसको डिटेल से समझाया है। साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि जो इस भाग में अंतर्निहित तत्व है उसको लागू करने के लिए वही जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकती, आर्टिकल 37 कहता था। आर्टिकल 38 जो होते एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बताता था कि किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। तो इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 39 में भी मैंने बताया था कि राज्य जो है तो कुछ नीतियों का पालन करेगा, जैसे स्त्री पुरुष को समान नागरिक के रूप में जीविका का समान अवसर मिलना चाहिए, जो सामुदायिक संसाधन है उन पर सभी का नियंत्रण होना चाहिए, सामूहिक हित के लिए होना चाहिए। अर्थव्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न हो, बल्कि यह सभी के पास समान रूप से वितरण हो, और स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान किए गए थे आर्टिकल 39 में।
और पुरुष और स्त्री कर्मचारियों को स्वास्थ्य और शक्ति को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए, और बालकों के सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। ये सब हम लोग आर्टिकल पिछले जो तो लेक्चर्स में पढ़ा है, तो उसको आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। साथ ही साथ 39 का, जैसा कि मैंने बताया है, इसको संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान संशोधन में नहीं था। तो यह पूछ लिया जाता है कि यह जो तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन से जो तो संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा है। तो आप लोग याद रखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधि की जो सहायता है वो संविधान के संशोधन के अनुसार आया था। ये प्रारंभ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मूल संविधान में ये चीजें नहीं थी। इसको तो सभी के लिए समान न्याय प्राप्त हो और सभी को कानूनी सहायता प्राप्त हो, वो भी निःशुल्क कानूनी सहायता हर व्यक्ति को। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 40 से, जिसमें आर्टिकल 40 में जो हो तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की है। ठीक ना। अब ये कह रहा है आर्टिकल, इसको पढ़ लेते हैं। राज्य, अब राज्य की डेफिनेशन आप लोग को पता है, राज्य क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया था कि राज्य जो तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में अब ग्राम पंचायत जो तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है तो भारत में जो है तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। ये 1992 में, सन भी याद रखिए किस सन में जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, ये इसमें जो विषय बताए गए थे भारत की संविधान में अनुसूची, भारत के संविधान के अनुसूची देखे तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी ये भी आपको याद रखना है। अनुसूची तो किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो अनुसूची 11 में इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय कार्य किए जाएंगे उसको भी जोड़ा गया था 73वें संविधान के। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को लागू करने के लिए लाया गया था, 1992 में आया था। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और एक चीज और याद रखिए, ये किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 9वां भाग, संविधान का भाग 9 जो जोड़ा गया था वो पंचायती राज्यों से संबंधित है। तो ये याद रखिए किस भाग में है, पंचायती राज 9 में है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किस अनुसूची में है, मतलब अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो ये जो ग्राम पंचायत के लिए गठन के लिए कदम उठाएगा वो उठा चुका है। यानी इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसको लागू करने के लिए जो तो संसद या विधानसभाएं कानून बनाती है, इसको कानून बना के ही लागू किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए कि यह लागू हो सके, इसके लिए कोई भी हमारी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, तो कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक। तो पंचायतों का गठन तो करना है, ये एक तरह से स्वायत्त शासन, उसको एक स्थानीय जो स्वशासन की बात की जाती है उनको अपना शासन खुद चला सके, तो इसको इकाई के रूप में बनाया गया है। तो देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत एक इकाई के रूप में कार्य करता है और उनके शक्तियां और अधिकार दिए जाते हैं कि उस क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट कर सकें, उस आधार पर कार्य कर सके। तो इस योग बनाने का भी काम करने का तो संसद ने ये शक्तियां ग्राम पंचायतों को दे दी है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत को गठन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है या नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो आर्टिकल 40, इसको खूब अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 41 कुछ दफाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे अब देखते हैं, राज्य अपनी आर्थिक समर्थ, ठीक ना, जितना राज्य के पास इकोनॉमी होगी, उसके अपने आर्थिक क्षमता होगी, उस आधार पर विकास की सीमाओं के भीतर जितना वो डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास देखिए संसाधन की कमी होती है, जितना संसाधन रहेगा उसी के अनुसार कार्य कर सकता है इंडिया। तो काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता या अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। यदि राज्य के पास, भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पर्याप्त मात्रा में डेवलप कर चुका है, तो हर व्यक्ति को काम देने के लिए कोशिश करेगा कि हर व्यक्ति को काम मिले,
हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त करने का भी, और यदि कोई बेकार पड़ा है, बुढ़ापा है, बीमारी है या निःशक्त है, कोई कार्य करने में असमर्थ है, तो ऐसे लोगों के लिए इनको भी लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने का कोशिश करेगा। कब? अपनी सीमाओं के भीतर, जितना उसकी राज्य की क्षमता है, अपने राज्य अपनी क्षमता के साथ ही आधार पर ये सब करने की कोशिश करेगा। यानी कि कोशिश करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको काम पाने का कोई मौलिक अधिकार दे दिया है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया, बल्कि ये आपको क्या दिया गया है कि ऐसा राज्य करना चाहिए, राज्य को ये करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, राज्य ऐसा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो जो कारीगर हैं, कार्य करने वाले हैं, उनको राज्य उपयुक्त विधान, विधान यानी कानून होता है, कोई भी कानून, या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से, या कोई भी कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे क्या कहा गया है, सभी कर्मकारों को काम मिले, जो कार्य करना चाहते हैं उनको काम मिले, ऐसा राज्य को कार्य करना है। किसके द्वारा? चाहे वो कानून बना के या उसको कोई भी जो उनके आर्थिक संगठन है उसके द्वारा, सभी को काम करने की मिला, मजदूरी मिले पर्याप्त, शिष्ट जीवन स्तर यानी व्यक्तियों का एक जीवन स्तर ऐसा नहीं है कि एक पशुओं के समान जीवन स्तर रहे, नहीं, उनको एक अच्छा जीवन स्तर मिले, एक बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, समाज में एक इज्जत। तो ये शिष्ट जीवन स्तर सभी के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे स्लम बस्ती होती हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही खराब होता है, उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, सफाई की व्यवस्था सही नहीं रहती। तो ये सभी चीज़ें, या उनके लिए बेहतर आवास होना चाहिए। और देखते हैं कि भारत सरकार ये सब करने के लिए प्रयासरत रही है। तो शिष्ट जीवन स्तर बनाए रखने का कोशिश करना चाहिए राज्य को। अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित, यानी कोई भी समय है तो निश्चित एक काम लिया जाए, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि काम ही काम, उनको एक पर्याप्त अवकाश भी मिलना चाहिए। कितने घंटे काम होना चाहिए, 8 घंटे या 10 घंटे, ये राज्य निर्धारित करे कि व्यक्ति से कितना काम लेना चाहिए, तथा यदि उसको आवश्यकता पड़ती है तो अवकाश भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी प्राप्त कराने का प्रयास करना चाहिए। यानी राज्य को चाहिए कि हर व्यक्ति को यदि उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें भी वो भाग कर सके, प्रतिभाग कर सके, ऐसे अवसर राज्य को प्राप्त कराने का कोशिश करना चाहिए। तथा विशिष्टतया क्या करना चाहिए, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ाने, चाहे वो प्राइवेट कुटीर उद्योग हो या सहकारी आधार पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आधार पे बनाए गए कुटीर उद्योग हैं, लेकिन गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए राज्य को, ताकि गांवों में रोजगार मिल सके, लोगों को शहरीकरण ना हो। तो इससे संसाधन गाँव को ग्रामवासियों को ग्राम में रहकर ही उनको बेहतर रोजगार मिल सके, ऐसा कार्य राज्य को करने की कोशिश करना चाहिए। ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? ये सभी बातें आर्टिकल 43 में दी हैं। हर आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं उसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। वर्तमान में अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल है बढ़ रहा है। अब ये नहीं पूछा जाएगा राजनीति सिद्धांत किस भाग में है, किस अनुच्छेद के, किस अनुच्छेद से किस, या किस देश के लिए क्या। ये सब अब वनडे एग्जाम्स के, छोटे एग्जाम्स के लिए जो एसएससी होते हैं या बैंक होते हैं या पटवारी उटवारी, ये सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। अब जो पीसीएस या यूपीएससी जो पूछती है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। इसलिए आप लोग इसको हर आर्टिकल में क्या चीज़ें दी हैं, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, उसको आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य के नीति सिद्धांत में ही दिया है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे कि शिष्ट जीवन स्तर की बात कहाँ की गई है, मौलिक अधिकार में की गई है, कि मूल कर्तव्य में की गई है, कि प्रस्तावना में की गई है, राजनीतिक, इस तरह के आपको ऑप्शन एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप लोग कम से कम इतना तो याद रखेंगे कि ये नीति सिद्धांत में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 43 का जो है तो ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो भी वर्कर है, कर्मचारी हैं, वो किसी कंपनी में या उद्योग में प्रयास लगे हुए हैं तो उनको वहाँ प्रबंध की जिम्मेदारी देनी चाहिए, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनको देना चाहिए। क्या कह रहा है आर्टिकल, उसको पढ़ ले। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित
करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य रीति से कदम उठाएगा, चाहे उसके लिए कानून बनाए या कोई अन्य गतिविधियां अपनाए। लेकिन राज्य को यह कोशिश करना होगा कि जो कर्मकार हैं वो भी उसके कार्य के, जो कंपनी है या जिस उद्योग में कार्य कर रहे हैं, जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी वो संभाल सके। ऐसा जो है तो राज्य को प्रयास करना चाहिए। और ये तो यानी देखिए, कर्मकारों को भी मैनेजमेंट से में कार्य करने की शक्ति दी गई है कि वो वहां पर पहुंच सके। तो ये किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, आपको याद रखना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है और आर्टिकल 43 का में दिया गया है, और ये भी बाद में संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया है? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखना। यानी मूल जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसमें ये चीजें नहीं थी। इसी तरह ये आर्टिकल 43 का भी बाद में जोड़ा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप लोग को याद होगा 97 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 या 2012 में, तो उसके द्वारा जो है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया था। जब हम आर्टिकल 19 पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताए थे, आर्टिकल 19 का जो सेक्शन 3 था उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई थी, और यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की बात की गई है। तो सहकारी सोसाइटी संविधान में कहाँ कहाँ है, और इसके लिए संविधान में भाग एक अलग से भाग ही जोड़ा गया था, 9B जोड़ा गया है। तो ये भी याद रखें, एक भाग उसको एक कानून बनाया जा चुका है, ठीक ना। तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करेगा राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंध का संवर्धन करेगा। यानी स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सके। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी लोग बना रहे हैं वो स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सके, उनका अपना स्वशासन रहे, वो राज्य उस पर बहुत ज़्यादा गतिविधियां अवरोध नहीं लगाएगा, उनको स्वशासन दिया जाएगा। लोकतांत्रिक आधार पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन होना चाहिए, और उसका नियंत्रण भी लोकतांत्रिक आधार पे ही होना चाहिए। साथ साथ जो वित्तीय प्रबंधक का संवर्धन का कार्य भी, यानी जो उनकी फाइनेंस संबंधी, वित्त संबंधी प्रबंधन की बात है, वो भी उनको पहुंचाने का राज्यों को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रदान करने की कोशिश कौन करेगा? राज्य को करना होगा। ये सब ये भी हमारे संविधान में बता ही चुके हैं, बाद में जोड़ा गया है कोऑपरेटिव। ये मतलब मूल संविधान में हमारा नहीं था। तो कौन कौन से मूल संविधान में नहीं है वो आर्टिकल सबको आपको याद रखना है, ठीक ना। मूल संविधान बाद में जोड़ा गया था, तो 43 का हो गया। फिर 44वां आर्टिकल क्या कह रहा है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों को समान सिविल कोड की, जो आप लोग हमेशा मीडिया में देखते होंगे सिविल कोड की बात करती है, पॉलिटिशियन लोग हमेशा इस बात को लेके उठाते रहते हैं कि सभी के लिए, भारत के राज्य के अंदर सभी को समान नागरिक संहिता प्राप्त हो। तो क्या कह रहा है? राज्य यह कोशिश करेगा कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेगी। है ना, ये नहीं कि जैसे आप लोग देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं, जिसके लेकर ट्रिपल तलाक में जो होता अभी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था 1-2 साल पहले, तो ट्रिपल तलाक। इसी तरह कई हिंदुओं के लिए अलग कोड है, सिखों के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए, तो जो सबके लिए अलग अलग नागरिक संहिता बनाई गई है, ये सबके लिए अलग अलग ना होके सभी के लिए एक नागरिक संहिता, पूरे देश के जो नागरिक हैं उन सबको एक तरह का कानून सबके लिए होना चाहिए। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट आया, इस तरह के कई सारे एक्ट आए हैं, तो केवल हिंदुओं के लिए आते हैं, या मुस्लिम को लेकर ट्रिपल तलाक जैसे आए। तो ये ऐसा नहीं, सभी को, भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं सभी को एक समान की नागरिक संहिता, समान सिविल कोड होना चाहिए। और इसको लेके हमेशा आंदोलन अभी भी प्रयासरत रहता है। अभी भारत में सिविल एक समान नागरिक संहिता पॉसिबल नहीं हुई। जैसे हमने बताया पंचायती राज लॉ बन चुका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कानून बन चुके हैं, तो हर चीज़ के लिए कानून बनते हैं, लेकिन अभी समान नागरिक संहिता भारत में नहीं है। लेकिन राज्य को ऐसा भविष्य में कोशिश करना चाहिए, और कोशिश करेगा राज्य। अब क्या है? आर्टिकल 45, ये भी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था। जैसे आप लोग को मालूम होगा 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में किया गया था, उसके द्वारा इस राजनीतिक सिद्धांत को रखा गया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करने की राज्य क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यानी 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी देखते हैं, आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों को जो तो भारत सरकार चलाती है, ठीक ना, तो ये इसी के तहत आया है कि जो तो 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको बालंबिक प्रारंभ जो बाल्यावस्था है उसको उचित आहार मिल सके, उचित पोषण मिल सके, उचित देख रेख हो सके और उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ये हमारे संविधान आर्टिकल 45 में है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। हम लोग देखते हैं 6 से 14 वर्ष के लिए मौलिक कर्तव्यों में भी बात की गई है, मौलिक अधिकारों में भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बात की गई है आर्टिकल 45 में, ठीक ना। तो ये था हमारा राज्य का नीति निषेध सिद्धांत भाग 2। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एमपीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस को डिटेल में हर एक चीज़ को विधिवत तरीके से आपके सामने ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी इस मेहनत को साकार करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हमारे जो अगले कोर्सेज के वीडियो हैं अपलोड हों वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप लोग हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स के ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फेसबुक से, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर्स की पीडीएफ उपलब्ध होती है, ठीक। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर डेली क्विजेस कराए जाते हैं, और क्विज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कराते हैं। तो वो क्विज बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और ये आपको प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारा एडमा क्लासेस अब एडमा का ऐप भी आ चुका है, जो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे यदि जाएंगे और एडमा का जो तो ऐप ढूंढेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल ऐप जो हमारा एडमा क्लासेस का ऐप है वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, अपने जो तैयारी है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे पैड कोर्सेज के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। यदि आप उनको भी तैयारी करना चाहते हैं तो देख लीजिए, वहाँ हर चीज़ों का कोर्स उपलब्ध है। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः, थैंक यू।